प्यारे बच्चों, आज की इस टेली कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इन शब्दों को जरा पढ़िए तो। हंसना, चलना, गाना, बोलना, धोना, देखना, डूबना, नाचना आदि। अच्छा बच्चों, जरा बताइए तो ये किस प्रकार के शब्द हैं या कौन से शब्द हैं? हाँ जी, ये किसी कार्य के होने का बोध करा रहे हैं। कार्य या तो होता है या किसी कर्ता के द्वारा किया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम क्रिया के भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इस चित्र को देखिए बच्चों। अब नीचे दिए गए वाक्य को देखिए। माँ खाना बना रही है। तो बच्चों, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है? खाना बनाने का कार्य हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ क्रिया कौन सी हुई? बना रही है। अब दूसरे चित्र को देखिए। इसके नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए जरा। बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चों, यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? दौड़ने का कार्य हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे क्रिया क्या हुई? दौड़ रहे हैं। अब हम अपने तीसरे चित्र को देखते हैं बच्चों। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए जरा। आकाश खा रहा है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? खाने का कार्य हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे क्रिया क्या हुई? खा रहा है। अगले चित्र को देखते हैं बच्चों। नीचे वाक्य को दिए हुए वाक्य को पढ़िए। आरोही गा रही है। तो बच्चों, यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? जी, गाने का कार्य हो रहा है। तो क्रिया कौन सी हुई बच्चों? गा रही है। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात किसी कार्य को करना। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार हुई। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो चलिए बच्चों, धातु क्या है उसके बारे में जानते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा आदि। इनके अभाव में जो है क्रिया की रचना नहीं की जा सकती। इन सब क्रिया रूपों में अगर हम ना जोड़ दे तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ना प्रत्यय जोड़ दे, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, गाना आदि। इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ के साथ ना जोड़ दिया तो पढ़ना, लिख के साथ ना जोड़ दिया तो लिखना, हंस के साथ ना जोड़ दिया तो हंसना। ये पढ़ना, लिखना, हंसना, गाना आदि सारी की सारी सामान्य रूप है। किसके सामान्य रूप है बच्चों? क्रिया के सामान्य रूप है। और ये पढ़, लिख, हंस, चल आदि जो है धातु रूप है। बच्चों, धातु के भेदों को हम जानते हैं। धातु के भेद 2 होते हैं। पहला मूल धातु, दूसरा यौगिक धातु। यह मूल धातु क्या है बच्चों? पहले जान लेते हैं। यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, जैसे खा, पी, पढ़, जा, गा आदि। यौगिक धातु क्या होती है बच्चों? मूल धातु के साथ दूसरे शब्द अर्थात प्रत्यय जोड़ने से यौगिक धातु बनते हैं, जैसे करना, करवाना, रोना, धोना आदि। क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात विकार युक्त, जिसमें परिवर्तन हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। जिन पदों के रूप परिवर्तित होते हैं वे विकारी कहे जाते हैं। क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार परिवर्तन होता है। तो बच्चों, यहाँ कुछ उदाहरण हैं, उसके माध्यम से इस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। लिंग के अनुसार किस प्रकार क्रिया बदलती है। कविता हंस रही है। कविता चूंकि लड़की है वह हंस रही है। राजेश हंस रहा है। राजेश चूंकि लड़का है वह हंस रहा है। इस प्रकार क्रिया का रूप बदल गया बच्चों। अब वचन के अनुसार किस प्रकार क्रिया बदलती है देखते हैं। लड़का पत्र लिख रहा है। एक वचन, लड़का पत्र लिख रहा है। लड़के पत्र लिख रहे हैं। बहुवचन, यहाँ पे पत्र लिख रहे हैं। अब कारक के अनुसार किस प्रकार क्रिया में परिवर्तन आता है देखते हैं। दिशा ने कलम से पत्र लिखा। यहाँ पे ने परसर्ग का प्रयोग हुआ है। ने परसर्ग के साथ हम जब भी वाक्य बनाते हैं तो वह क्रिया यहाँ पे जो है भूतकाल में होती है, हमें पहले से पता है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं। दिशा कलम से पत्र लिख रही है। जब यहाँ पे ने परसर्ग हट गया तो क्या हुआ बच्चों? यहाँ में क्रिया का परिवर्तन हम देख सकते हैं। तो अगले बिंदु की ओर चलते हैं। काल के अनुसार किस प्रकार क्रिया बदल रही है, थोड़ा उदाहरण के साथ इसको जानने का प्रयास करते हैं। मैं गा रहा था।
यह वाक्य भूतकाल में है, तो क्रिया किस प्रकार बदल रही है अन्य कालों में देखते हैं। वह गा रहा है वर्तमान काल में, और भविष्यत काल में क्या हो जाएगा, वह गाएगा। तो इस प्रकार क्रिया का रूप जो है लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार बदल रहा है, हमने देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्रिया के भेद के बारे में जानते हैं। क्रिया के विभिन्न भेद एवं उनके उपभेद के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम रचना के आधार पर कौन सी क्रियाओं में विभाजित किया गया है, मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया। समाप्ति के आधार पर समापिका क्रिया एवं असमापिका क्रिया। तृतीय, कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया। चौथा, संयुक्त क्रिया। पांचवा, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रिया। छठा, प्रेरणार्थक क्रिया, उसके भी दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले विभाजन की ओर चलते हैं बच्चों। रचना के आधार पर दो भेद किए गए हैं, मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया। तो मूल क्रिया क्या है बच्चों, जिस क्रिया की रचना एक ही धातु से होती है उसे मूल क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, खाना आदि। यौगिक क्रिया, जैसे नाम से स्पष्ट होता है, ये धातुओं के योग से बना है, अर्थात जिस क्रिया की रचना दो या दो से अधिक धातुओं से होती है उसे हम यौगिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, पढ़ सकना, लिख देना, रोना धोना, उठना बैठना, आते जाते रहना इत्यादि। तो हम अपने दूसरे भेद की ओर चलते हैं। समाप्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद किए गए हैं, समापिका क्रिया एवं असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या है बच्चों, जानते हैं। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आकर कार्य तथा वाक्य की समाप्ति की सूचना देता है, अर्थात यह क्रिया वाक्य के खत्म होने की, कार्य के खत्म होने की सूचना देता है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। घोड़ा दौड़ता था, यहाँ पे कार्य समाप्त हो चुका है, घोड़ा दौड़ चुका है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समापिका क्रिया का यह उदाहरण माना जाएगा। सुरेश विद्यालय गया, तो बच्चों यहाँ पे सुरेश का विद्यालय जाने का कार्य जो है खत्म हो चुका है, यहाँ पे कार्य की समाप्ति की सूचना मिल रही है, इसलिए यह भी समापिका क्रिया मानी जाएगी। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। उसने भिखारी को खाना खिलाया, यहाँ पे खाना खिलाने का कार्य जो है समाप्ति की सूचना दे रहा है, अर्थात यह भी समापिका क्रिया होगा। उसी प्रकार वे शिक्षक हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। असमापिका क्रिया, ऐसी क्रियाएं जिनकी समाप्ति या पूर्णता का बोध नहीं होता, अर्थात जो क्रियाएं अपने सामान्य स्थान वाक्य के अंत में न आकर कहीं अन्यत्र आए, वे असमापिका क्रियाएं कहलाती हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। गाड़ी अब आने वाली है, अर्थात गाड़ी के पूर्णतः अपने कार्य की समाप्ति की सूचना यहाँ पे नहीं दे रहा है, गाड़ी आ चुकी है या आने वाली है, कब आएगी उसके बारे में हम यहाँ पे पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए यह कार्य की समाप्ति की सूचना नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे यह असमापिका क्रिया कहलाई जाएगी। उसने डूबते बच्चे को बचा लिया, अर्थात यहाँ पे जो क्रिया है डूबते, वे हमें कार्य की समाप्ति की सूचना नहीं दे रहा है, इसलिए यह असमापिका क्रिया मानी जाएगी। बच्ची मुझे देखते ही रो पड़ी, यहाँ पे देखते ही का क्रिया से कार्य की समाप्ति की सूचना नहीं मिल रही है, अतः ये भी असमापिका क्रिया मानी जाएगी। भाषा बहता नीर है, उसी प्रकार अर्नव रोज खाकर दफ्तर जाता है, यहाँ पर खाकर क्रिया से हम कार्य की समाप्ति की सूचना का पता नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए यह असमापिका क्रिया है। तीसरा बिंदु, कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर क्रिया को दो भेदों में बांटा गया है, मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के बारे में जानते हैं बच्चों। जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, अर्थात यहाँ पे एक ही मुख्य क्रिया होती है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। वह स्कूल गया, यहाँ पे जाना क्रिया जो है एकमात्र मुख्य क्रिया है, अतः इसलिए यह मुख्य क्रिया मानी जाएगी। सोहम ने दुकान खोली, यहाँ पे खोलना एकमात्र मुख्य क्रिया है, अर्थात एकमात्र ही क्रिया है, इसलिए यह मुख्य क्रिया मानी जाएगी। अगला उदाहरण देख लेते हैं। मीरा आम लाई, यहाँ पे लाना जो है यह भी मुख्य क्रिया है, अतः ये सारे जो है मुख्य क्रिया के अंतर्गत माने जाएंगे। पुनः दोहराते हैं।
परिभाषा को जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध हो उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। दूसरा भेद सहायक क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में अर्थ भेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, अर्थात यह अर्थ भेद करने में हमें सहायता उत्पन्न करता है। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। वह अब तो लिख चुका होगा, यहाँ पे लिखना जो है मुख्य क्रिया है और चुका होगा उसकी सहायता कर रहे हैं, तो यह सहायक क्रिया का उदाहरण होगा। मैंने पत्र पढ़ लिया है, तो यहाँ पे पढ़ना मुख्य क्रिया हुआ और लिया है उसकी सहायता कर रहा है, इसलिए सहायक क्रिया हुई। स्त्री रोती होगी, यहाँ पे स्त्री रोना जो है मुख्य क्रिया है और होगी उसकी सहायता कर रहा है, अतः यह सहायक क्रिया का उदाहरण होगा। अगला भेद संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आ जाती है। इसके प्रथम क्रिया में को मुख्य क्रिया और बाद में आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, अर्थात जब एक से अधिक क्रिया का प्रयोग हो और क्रिया व्यापार में नई विशेषता का बोध हो उन क्रियाओं को हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं बच्चों। रो उठना, चल पड़ना, लिख डालना आदि, इसमें एक मुख्य क्रिया है जो धातु रूप में है, जैसे रो, चल, लिख आदि। दूसरी क्रिया मुख्य क्रिया के व्यापार में खास विशिष्टता करने में सहायता लाती है, जैसे उठना, पढ़ना, डालना आदि। कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे जानने का प्रयास करते हैं। मैंने पत्र लिख डाला, यहाँ पे जो लिखना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन डाला है यहाँ पे खास वैशिष्ट्य वाक्य में उत्पन्न कर रहा है, अर्थात अर्थ को और अधिक स्पष्टता दे रहा है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। बच्चों ने काम कर दिया, यहाँ पे करना मुख्य क्रिया है और दिया जो है वाक्य में वैशिष्ट्य उत्पन्न कर रहा है। उसी प्रकार उसे जाने दो, वर्षा थम चुकी है, वह पढ़ नहीं सका, अंतः तुम क्या कर बैठे, यहाँ पे करना मुख्य क्रिया है और बैठे जो है वाक्य के अर्थ को और ज्यादा स्पष्ट कर रहा है, वाक्य में और ज्यादा सौंदर्य ला रहा है, अतः यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। पांचवा बिंदु, कर्म के आधार पर हम वाक्य को सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाओं में विभाजित कर सकते हैं बच्चों। तो सकर्मक क्रिया को जानने से पूर्व बच्चों हम यह बात आपको बताए रखना चाहते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन विषयों को, इन दोनों ही क्रिया को आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास कीजिए। सकर्मक क्रिया को जानने से पूर्व हमें कर्ता और कर्म के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब बच्चों बताइए जरा, कर्ता किसे कहते हैं? काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। और कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। उदाहरण, रमा खाना बना रही है, यहाँ पे कर्ता क्या हुआ? किसे कर्ता कहेंगे बच्चों? जो काम कर रहा है वाक्य में। यहाँ पे रमा काम कर रही है इसलिए रमा कर्ता हुई। अब बच्चों हम क्रिया का पता लगाते हैं। यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? बनाने का कार्य हो रहा है, इसलिए क्रिया क्या हुई बच्चों? बना रही है। तो अब हम बच्चों कर्म का पता लगाते हैं। कर्म का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? क्रिया से पूर्व हमें क्या जोड़ना होगा और प्रश्न पूछना होगा। तो रमा क्या बना रही है बच्चों? तो उत्तर क्या मिलता है बच्चों? हमें खाना उत्तर मिलता है। तो खाना क्या हुआ बच्चों? कर्म हुआ, इसलिए यह कार्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगी। रमा के द्वारा काम किया जा रहा है अतः रमा कर्ता है। कर्ता रमा के द्वारा खाना बनाने का काम किया जा रहा है अतः खाना यहाँ पे कर्म है। तो बच्चों चलिए सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात यहाँ जो क्रिया है उसका असर किस पर पड़ता है बच्चों? कर्म पर पड़ता है। तो बच्चों उदाहरण देख लेते हैं। हरीश फुटबॉल खेलता है। तो बच्चों यहाँ क्रिया का पता लगाएंगे सबसे पहले। तो क्रिया क्या है? खेलना। तो क्रिया क्या है बच्चों? यहाँ पे खेलता है। तो उससे पूर्व हम क्या लगाएंगे? क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। क्या खेलता है हरीश? फुटबॉल खेलता है। अगर उत्तर मिल गया बच्चों तो यह हमारा कर्म है और ये कौन सा वाक्य होगा बच्चों? सकर्मक क्रिया।
दूसरा उदाहरण देखते हैं, रश्मि सब्जी बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? सब्जी। उत्तर मिला जी, तो वह क्या होगा? कर्म होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, अजय संतरा खाता है। क्या खाता है? संतरा खाता है। तो बच्चों क्या कर्म है यहाँ पे? संतरा कर्म है। अगला उदाहरण देखते हैं, राजीव हिंदी बोलता है। राजीव क्या बोलता है? उत्तर मिला? हाँ, उत्तर मिला। क्या उत्तर मिला बच्चों? हिंदी। तो हिंदी क्या है बच्चों? यहाँ पे कर्म है और वह सकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, राम ने रावण को मारा, नौकर कपड़े धो रहा है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो बच्चों एक कर्मक क्रिया क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात यहाँ पे हम प्रश्न पूछेंगे और हमें एक ही कर्म का उत्तर मिलेगा। तो उदाहरण देख लेते हैं, श्याम रोटी खाता है। तो पहले क्रिया का पता लगाएंगे बच्चों। क्या है यहाँ पे? क्रिया खाता है। तो उससे पूर्व क्या लगाएंगे बच्चों? क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। श्याम क्या खाता है? रोटी खाता है। तो बच्चों यहाँ पे कितने उत्तर मिल रहे हैं? एक उत्तर मिल रहा है। किसके रूप में उत्तर मिल रहा है? कर्म के रूप में। तो ये एक कर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण, विपिन किताब पढ़ता है। तो विपिन क्या पढ़ता है बच्चों? किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे यह एक कर्मक क्रिया का उदाहरण माना जाएगा। विकास फुटबॉल खेलता है। क्या खेलता है बच्चों? फुटबॉल खेलता है। कितने कर्म है यहाँ पे बच्चों? एक कर्म है, इसलिए एक कर्मक क्रिया है। उसी प्रकार आरोही गाना गाती है और संजय पत्र लिखता है। क्या लिखता है संजय? पत्र लिखता है। एक कर्मक है, इसलिए एक ही कर्म है यहाँ पे। अतः परिभाषा को दोबारा दोहराते हैं, जिस क्रिया में एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। अब द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं बच्चों। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म जो है वह निर्जीव होता है। इस बिंदु को ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे दो कर्म होते हैं और पहला जो कर्म होता है वह सजीव अर्थात जीवन युक्त और दूसरा निर्जीव अर्थात जीवनहीन। तो पहला उदाहरण, शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। क्या पढ़ाया बच्चों? इतिहास पढ़ाया। किसको पढ़ाया बच्चों? छात्र को। हम क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे? किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिलता होगा और दो दो उत्तर यहाँ पे मिलते होंगे, तभी वह द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। अगला उदाहरण, मैंने राधा को खाना खिलाया। क्या खिलाया बच्चों? खाना खिलाया। किसे खिलाया बच्चों? राधा को खिलाया। तो बच्चों यहाँ पे राधा जो है सजीव कर्म है और खाना जो है निर्जीव कर्म है। अगला उदाहरण, रोहन मोहित की गाड़ी चलाता है। राम ने रावण के मुकुट को गिरा दिया। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं बच्चों, विराट अमित की पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है बच्चों? पतंग उड़ाता है। किसकी पतंग उड़ाता है? अमित की। अमित सजीव कर्म है और पतंग निर्जीव कर्म है। उसी प्रकार मोहित जो है सजीव कर्म और गाड़ी जो है निर्जीव। रावण सजीव कर्म और मुकुट जो है निर्जीव कर्म। यहाँ पे दो दो कर्म है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया कहलाई जाएगी। तो बच्चों हमारे सामने सकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। इन्हें अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए और इन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। आपको परीक्षा में सकर्मक क्रियाओं के इस प्रकार के उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वाक्य के रूप में और शब्द के रूप में। तो बच्चों चलिए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उठाना, करना, गिनना, छुपाना, कमाना, कहना, चलाना, भेजना, चबाना, चुकाना, तोड़ना, बांटना आदि सारे सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। तो बच्चों हम अपने पहले अभ्यास की ओर चलते हैं। निम्न वाक्य से क्रिया की पहचान करिए। आपके समक्ष वाक्य दिए गए हैं बच्चों, इनमें से आपको यह पता लगाना है कि क्रिया शब्द कौन से हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष, आज रविवार है। तो बच्चों यहाँ पे क्रिया शब्द कौन सा हुआ? है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो क्रिया क्या हुई यहाँ पर? गिर रहे हैं। बहुत ही आसान। कल सोमवार था, जरा बताइए तो क्रिया क्या है इसमें? जी हाँ, था। किसान फसल उगा रहा है, तो क्रिया क्या हुई बच्चों? उगा रहा है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्रिया क्या हुई बच्चों? उड़ रहे हैं। शाबाश। उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। आज रविवार है यहाँ पे क्रिया है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पर क्रिया है। कल सोमवार था, जी था यहाँ पर क्रिया है। किसान फसल उगा रहा है, यहाँ पर उगा रहा है क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं,
जी, उड़ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया है। हम अपने अभ्यास 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया संयुक्त क्रिया है, हाँ या ना में उत्तर दे। गिरना, जी नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं है। कराना, जी नहीं। खा चुकना, हाँ संयुक्त क्रिया है। लिखाना, जी नहीं, संयुक्त क्रिया नहीं है। गिर पड़ना, जी हाँ संयुक्त क्रिया है। कर बैठना, हाँ संयुक्त क्रिया है। हथियाना, ना संयुक्त क्रिया नहीं है। अनुरोध करना, ना संयुक्त क्रिया नहीं है। तो बच्चों उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। गिराना, ना। कराना, ना। खा चुकना, हाँ। लिखाना, ना। गिर पड़ना, हाँ। कर बैठना, हाँ। हथियाना, ना। अनुरोध करना, ना। तो बच्चों हमारे समक्ष कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें हम अभ्यास करते हैं अभ्यास 3 में। तो बच्चों हमें सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और सकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण बताना है। तो जरा बताइए तो सहायक क्रिया के कुछ उदाहरण। मैंने पत्र पढ़ लिया है, स्त्री रोती होगी। मुख्य क्रिया के उदाहरण, सोहम ने दुकान खोली, मीरा आम लाई। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण, उसे जाने दो, वर्षा थम चुकी है। सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण बताइए बच्चों। अजय संतरा खाता है, नौकर कपड़े धो रहा है। तो बच्चों उत्तरों की पुनरावृत्ति करते हैं। सहायक क्रिया, मैंने पत्र पढ़ लिया है, स्त्री रोती होगी। मुख्य क्रिया, सोहम ने दुकान खोली, मीरा आम लाई। संयुक्त क्रिया के उदाहरण, उसे जाने दो, वर्षा थम चुकी है। सकर्मक क्रिया, अजय संतरा खाता है, नौकर कपड़े धो रहा है। तो बच्चों अब हम अभ्यास 4 की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? 100 उदाहरण बताइए बच्चों। बहुत आसान। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। अगला प्रश्न हमारा, धातु किसे कहते हैं? 100 उदाहरण बताइए बच्चों। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस आदि। अगला प्रश्न बच्चों, रचना के आधार पर क्रिया के कितने एवं कौन से भेद हैं? रचना के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, मूल क्रिया एवं यौगिक क्रिया। अगला प्रश्न बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने और कौन से भेद हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक एवं अकर्मक। अगला प्रश्न बच्चों, क्रिया की समाप्ति के आधार पर उसके कितने भेद हैं? बिल्कुल सहज, क्रिया की समाप्ति के आधार पर 2 भेद हैं, एक समापिका क्रिया एवं दूसरा जो है वह असमापिका क्रिया है। तो बच्चों अब हम सकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरणों की पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे हमने कहा था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में ये आती हैं, तो आप इनकी सूची बनाइए एवं उन्हें अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश कीजिए। उठाना, करना, गिनना, जोड़ना, डांटना, बुलाना, कमाना, कहना, चबाना, जलाना, पूछना, बांटना, चलाना, भेजना, छुपाना, चुकाना, तोड़ना, धोना आदि। ये सारी जो क्रियाएं हैं बच्चों यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो बच्चों आप इन्हें जरूर याद कर लीजिए। तो बच्चों अब हम इस पाठ से क्या क्या सीखा उसकी पुनरावृत्ति सारांश के रूप में करेंगे। बच्चों क्या क्या सीखा, चलिए आपने क्या क्या सीखा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं बच्चों। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जिस क्रिया की रचना एक ही धातु से होती है उसे मूल क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया की रचना 2 या 2 से अधिक धातु से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आकर कार्य तथा वाक्य की समाप्ति की सूचना देती है। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध नहीं होता उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया के अर्थ भेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों आज की कक्षा आपके लिए निश्चित ही लाभदायक एवं शिक्षाप्रद रही होगी। इसी आशा के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।